मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बेहद गंभीर विषय पर बात होगी। ये बात क्या है और ये विषय क्या है? ये विषय जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने एक नई बहस छेड़ दी है। इस पर बयान किसका आया है? इस पर बयान आया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह मामला किससे जुड़ा हुआ है। यह मामला संविधान की एक धारा 142 से जुड़ा हुआ है। 142 यह अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट का कि पूर्ण न्याय होने की दिशा में या पूर्ण न्याय होता हुआ दिखने के लिए वो किसी भी तरह का कोई आदेश दे सकता है। लेकिन यह आदेश वो किसको दे सकता है ये डिफाइन नहीं है। ऑब्वियसली ऐसे ही लोगों को वो आदेश दे सकता है जिन पर उसका आदेश चलता हो, लेकिन ये आदेश इस बार दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति को। महामहिम राष्ट्रपति का ये पूरा मामला क्या है और क्या ये सुप्रीम कोर्ट की ओवर रीच है? ये क्या न्यायिक जो है न्यायिक आउटरीच का सवाल है या सुप्रीम कोर्ट क्या महामहिम राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकता है? इसी के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। जगदीप धनखड़ ने बड़ी नाराजगी से बात कही है। उन्होंने यहां पर जज यशवंत वर्मा जिनके घर पर जले हुए नोट मिले गए थे उनके घर का भी जिक्र किया है। उनका यह भी कहना है कि यह काम कार्यपालिका का है कि मिले हुए जले हुए नोटों की बात हो की जांच हो, लेकिन आज तक उस जज के खिलाफ यानी यशवंत वर्मा के खिलाफ, उन जज के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। आखिर न्यायाधीश अपने से जुड़े मामले को इस तरह से दबाकर कैसे बैठ जाते हैं समाज के अंदर? एक ये सवाल भी उठ रहा है। अब ये मामला क्या है? ये मामला है एक कानून से जुड़ा हुआ। ये कानून किसने पास किया है? ये कानून तमिलनाडु सरकार ने पास किया है। तमिलनाडु सरकार के इस कानून में क्या है? उन्होंने जो विश्वविद्यालय में कुलपति और उपकुलपति की नियुक्ति होती है उसके लिए उन्होंने एक नया कानून बनाया है। उसके हिसाब से इसका अधिकार जो है राज्यपाल से ले लिया गया है और राज्य सरकार को दे दिया गया है। अब राज्यपाल ने इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। यह मामला लंबे समय से पेंडिंग था और राष्ट्रपति के पास जब भेज दिया गया तो तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई और तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इसको कानून बना दिया जाए। तमिलनाडु सरकार की इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन देते हुए कहा, एक आदेश जारी करते हुए कहा कि महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपालों को बिलों से संबंधित निर्णय 3 महीने के अंदर ले लेना चाहिए। अब महामहिम राष्ट्रपति कौन? वो जिस पर सुप्रीम कोर्ट कोई केस नहीं चला सकता, उनके ऊपर उनको इम्यूनिटी मिली है। महामहिम राज्यपाल कौन? सुप्रीम कोर्ट उन पे भी कोई केस नहीं चला सकता क्योंकि भारत का कानून उनको भी इम्यूनिटी देता है, यानी उनको इस बात का अधिकार है, यानी उनको इस बात की छूट है कि अगर वो कोई अपराध भी कर देते हैं, गोया तो करते नहीं है, लेकिन अगर वो अपराध भी कर देते हैं तो उनको उस अपराध से भारत के संविधान के तहत छूट मिली हुई है। ऐसे शख्स को यानी महामहिम राष्ट्रपति को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करती है, जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को अपॉइंट करती है, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको 142 के तहत जो है आदेश दे सकता है कि इस पर्टिकुलर मामले का निपटारा 3 महीने के भीतर हो? इस जो है उपराष्ट्रपति ने जैसे ये बात कही है इस पर विवाद छिड़ गया है। अपोजिशन राशन पानी लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, मोदी सरकार पर चढ़ बैठा है, लेकिन उपराष्ट्रपति ने जो कहा है उसके अंदर मेरिट है क्या? आज उसी मेरिट पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं या देख लेते हैं राष्ट्रपति ने क्या कहा है, क्योंकि उनका यह बयान अंग्रेजी में है। मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको पेश कर रहा हूं। अनुच्छेद 142 न्यायपालिका के लिए 24 घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। वो कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल ऐसे कर रही है न्यायपालिका जैसे न्यूक्लियर मिसाइल का किया जाता है। हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर, यह भी बात कही जा रही है। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत है संविधान की व्याख्या करना। जब अनुच्छेद 145(3) था तब 5 न्यायाधीश होने चाहिए थे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, 8 में से 5, अब 30 में से भी 5 और उससे भी ज्यादा, यानी अब तो 30 हो गए हैं, तो 30 का बहुमत होना चाहिए। उपराष्ट्रपति इसकी बात कर रहे हैं। जिन न्यायाधीशों ने वस्तुतः राष्ट्रपति को आदेश जारी किया और एक परिदृश्य प्रस्तुत किया, यह देश का कानून होगा, ये संविधान की शक्ति को भूल गए। न्यायाधीशों का यह समूह अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी चीज से कैसे
कैसे निपट सकता है अगर वो 8 में से 5 के लिए आरक्षित थी। अब यहां पे क्या बात कही जा रही है, यहां पर बात ये की जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 145(3) के तहत अनुच्छेद 145(3) के तहत क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति को कोई सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसकी सलाह को माने या ना माने ये राष्ट्रपति पर पूरी तरह निर्भर करता है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं। सिनेरियो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्स को फांसी दे दी, लेकिन उस फांसी से माफी का अधिकार किसको है, वो महामहिम राष्ट्रपति के पास है। महामहिम राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति को फांसी दे दी हो उस व्यक्ति को वो माफ कर सकती हैं, उस व्यक्ति की सजा को वो कम कर सकती है, उम्र कैद में तब्दील कर सकती है। उस महामहिम जिसने संविधान के रक्षण की शपथ ली है उसको आप कोई आदेश कैसे दे सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब संविधान का अनुच्छेद 142 क्या कहता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। संविधान का अनुच्छेद 142 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में पूर्ण न्याय दिलाने के मकसद से ऐसा फैसला या आदेश दे सकता है जो पूरे भारत में लागू हो, लेकिन यह आदेश कैसे लागू होगा ये संसद की ओर से बनाए गए कानून के जरिए तय होता है। हाल ही में आपको पता है नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो था या एक्ट जो था NJAC, उसके ऊपर सरकार और सुप्रीम कोर्ट का टकराव हुआ था। सरकार ने क्या किया था, सरकार ने नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट को जो है वो पास कर दिया था संसद में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए। इसके बाद जो है सरकार ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया है। अब तमिलनाडु सरकार की बात करें, तमिलनाडु सरकार के इस अगर आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का इंटरप्रिटेशन अगर देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि कोई भी राज्य सरकार चाहे तो कोई कानून बनाएगी, कानून बनाने के बाद 3 महीने में राज्यपाल अगर उसको लागू नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है वो कानून अपने आप लागू हो जाएगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जो विधानसभा है वो फिर से उस कानून को पास करके भेजे, तब राज्यपाल को उसको लागू करना संवैधानिक हो जाता है या उसके लिए बाध्यकारी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन तब भी वो चाहे तो इसको राष्ट्रपति के पास भेज सकता है आगे की सलाह मशविरा के लिए। अब राज्यपाल ऐसे कौन से कानून होते हैं जिनको पास नहीं करते, ज्यादातर ऐसे कानून जिससे राज्य और केंद्र सरकार की पॉलिसीज के अंदर सीधा टकराव हो। जैसा बाकी राज्यों में तो गवर्नर ये तय कर रहे हैं ना कि कुलपति कौन बनेगा, कुल सचिव कौन बनेगा, यूनिवर्सिटी में क्या अपॉइंटमेंट होंगे, तो क्या तमिलनाडु में ये अधिकार सिर्फ डीएमके की सरकार को दे दिए जाए, ये भी अपने आप के अंदर एक बड़ा सवाल है। और बहुत सारे सवाल उठते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जब ये बात करती है तो ये सवाल भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति को 3 महीने में किसी भी बिल की संस्तुति का अधिकार का आदेश दे सकती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यह भी कहना चाहिए कि लोअर कोर्ट में जो सालों सालों केसेस पेंडिंग रहते हैं उसमें 3 महीने नहीं 3 साल का कम से कम 3 साल का टाइम लाइन दे दे कि भाई एक केस अगर 3 साल पहले आया है तो 3 साल के अंदर जब से वो केस आया है तब से वो केस खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट ऐसे जजेस के बारे में क्यों कोई कुछ नहीं करता जो आर्ग्यूमेंट खत्म हो चुके हैं, जजमेंट लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी जजेस जो है उस जजमेंट को सुनाने में कई महीने या कभी कभी कई सालों की देरी कर देते हैं। यहां पर फिर आ जाती है जुडिशरी, यानी यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप मेरी पीठ खुजाओ मैं आपकी पीठ खिजाऊंगा, यानी जो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं वो आपस में ऐसा करते रहते हैं। क्या मैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की कोई अवमानना कर रहा हूं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं एक मुद्दे को बहस के लिए सार्वजनिक तौर पर सभी लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, और मैं यहां पर यह भी जानना चाहता हूं और मैं यहां पर इस सवाल को भी उठाना चाहता हूं कि 142 के तहत अगर राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया है तो इसके बाद सरकार क्या करेगी? आदेश दे दिया गया है तो इसके बाद सरकार क्या करेगी? आदेश देने के बाद तो सरकार को इसको कानून बनाना पड़ेगा। तो सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए क्या कोई बिल लेकर आएगी या फिर सरकार इससे कोई बीच का रास्ता निकालेगी? क्योंकि यह सवाल भी मौजूद है और इस सवाल के बारे में भी अब
देश के अंदर भी बहस होगी, सदन के अंदर भी बहस होगी और साथ ही साथ लोगों के अंदर भी बहस होगी। कपिल सिब्बल ने आज इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कपिल सिब्बल और उनके जैसे तमाम वकीलों ने क्या कहा है? उनके जैसे तमाम वकीलों ने कहा है कि ये तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर हमला है। कांग्रेस पार्टी ने भी मोदी सरकार को इस पूरे मसले पर खूब खरी खरी सुनाई है। कपिल सिब्बल का यह तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कब कहां बाहर जाएंगे और कैसे अपनी बातों को सार्वजनिक तौर पर जनता तक पहुंचाएंगे। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे विधायकों की, सांसदों की, सरकार की अकाउंटेबिलिटी तो है, लेकिन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है या जजेस की क्या अकाउंटेबिलिटी है या जजेस किसके लिए आंसरेबल है, ये किसी को नहीं पता। वो आते हैं, मैटर को सुनते हैं, आदेश देते हैं, अपना एक लीगल इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो ऐसे में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कपिल सिब्बल का यह कहना है कि ऐसे जजेस जो हैं कब बाहर जाएंगे और कब बाहर जाने के बाद जो है अपनी बातों की सफाई देंगे। लेकिन मैं एक मामला आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये मामला मेरे ख्याल से 2016-17 के आसपास का है, जब सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस बाहर आकर उन्होंने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या था पूरा मामला मैं बताऊंगा, और फिर कैसे कपिल सिब्बल का यह तर्क खत्म हो जाता है कि जजेस अपनी सफाई में कहां और क्या कह सकते हैं। तो आगे इस पर भी बात होगी। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त यह हुआ था कि सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हर बड़ा वकील, हर बड़ा आदमी जो मोदी सरकार की नीतियों का विरोधी था, या ये कहें जो अपोजिशन और लेफ्ट लिबरल के इकोसिस्टम या विपक्षी पार्टियों के इकोसिस्टम के साथ था, उन्होंने मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे और कुछ ऐसे भी आरोप लगाए थे कि जानबूझकर जुडिशरी को दबाने का काम हो रहा है। क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान को इस तरीके से देखा जाए कि जुडिशरी को दबाने के लिए, उसको प्रेशर में लाने की इस तरह की बात कही जा रही है, या उपराष्ट्रपति जानबूझकर ऐसा बयान दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को न्यूक्लियर मिसाइल या सुप्रीम कोर्ट के संविधान के एक अनुच्छेद 142 को वो न्यूक्लियर मिसाइल की संज्ञा दे रहे हैं। लेकिन सवाल है साहब, हम एक ओपन सोसाइटी में रहते हैं, यहां पर क्या है, अपनी अपनी राय सबको देने की छूट है, और अगर सबको राय अपनी अपनी देने की छूट है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो भारत के एक संवैधानिक पद पर हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो क्या सोचते हैं ये राय नहीं रख सकते? अब मैं इसमें बड़ा सवाल यहां पर जोड़ना चाहता हूं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जले हुए नोट मिले थे, और जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जब ये नोट मिले तो इसकी सार्वजनिक खबर कैसे सामने आई, इसके बारे में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बता दिया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ड्यू कोर्स के अंदर इस बात को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना को बताया, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर किसी तरह की कोई एक्शन नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। यशवंत वर्मा के खिलाफ किसी भी तरह की कोई एफआईआर फाइल नहीं की गई। खानापुरी के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई जो कोर्ट के आदेश के अंदर थी। उसके बाद सजा के तौर पर यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया और यह कहा गया कि ये कोई भी न्यायिक काम नहीं देखेंगे। लेकिन आप सोचिए, आप में से और मेरे में से या कोई विधायक या कोई सांसद या कोई उद्योगपति या कोई और दूसरे व्यक्ति के घर में जले हुए नोट मिल जाते तो कितना बड़ा स्कैंडल होता। तब क्या होता, ईबी, आईबी, सीडीआई, आईटी, दुनिया भर की सभी जांच एजेंसियां जो है यहां पर आगे आ जाती। अब जुडिशरी का काम क्या था? जुडिशरी इस बात को कार्यपालिका को देती। कार्यपालिका यानी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, और किसी के घर में अनअकाउंटेड नोट पाए जाते हैं तो सबसे पहले केस किसका बनता है? सबसे पहले केस बनता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जज यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या पुलिस ने क्या यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई की, या कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इस बारे में लिखी गई? क्या दिल्ली पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है? क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक जजेस की कमेटी में चला गया है और जजेस की कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। अब जज के बारे में जज क्यों जांच करेगा, यह सवाल आम जनता ने काफी पूछा था। लेकिन ऐसा होता है ना, समय के साथ हर बात और हर चीज जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी यही लगा कि शायद यह मुद्दा भी आने वाले समय में ठंडे बस्ते के अंदर चला जाएगा। लेकिन एक के बाद एक जो मामले हो रहे हैं उसने कई सारे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और एक नई बहस छिड़ गई है। क्या उपराष्ट्रपति सही है? क्या 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का
महामहिम राष्ट्रपति को आदेश देना सही है? क्या 145(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, क्या उसे इस तरह की कोई सलाह देनी थी? और कानून तो ये भी कहता है ना, वो सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। क्या जब 8 जजेस की पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, तब 8 जो है 8 में से 5 बहुमत के आधार पर संविधान पीठ बैठती है। संविधान पीठ जो है बहुमत के आधार पर माफ कीजिएगा, 8 में से 5 जो है संविधान पीठ के टोटल जज होते हैं। 8 में से 5 इसलिए क्योंकि बहुमत 5 का होता है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में 30 जजेस हैं। ऐसे में बहुमत के लिए जजेस की संख्या क्या संविधान पीठ में बढ़ाई जानी चाहिए? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन व्यवस्था के हिसाब से कैसे काम करेगा? क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाती है? मुझे हाल फिलहाल में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन उपराष्ट्रपति ने इस बारे में भी बोलकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या ये सरकार और जुडिशरी के बीच सीधे टकराव की स्थिति है? मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जैसे विष्णु शंकर जैन है। विष्णु शंकर जैन हिंदुओं से जुड़े हुए तमाम मामले हर कोर्ट के अंदर ले जाते हैं। संभल का मामला जो है वो भी विष्णु शंकर जैन की पिटीशन पर ही शुरू हुआ था। विष्णु शंकर जैन कई सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, लेकिन विष्णु शंकर जैन को बार बार कह दिया जाता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए? आपने जो है स्टेप्स कैसे अवॉइड कर दी? तो वो कहते हैं कि हमें तो कह दिया जाता है, यानी हिंदू पक्ष को कह दिया जाता है कि आप जो है हाई कोर्ट का रास्ता नापे या हाई कोर्ट देखें। लेकिन वक्फ संशोधन कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल एक पूरा का पूरा पिटीशन को एडमिट कर लिया, 100 से ज्यादा पिटीशन थी, उनको 5 में कन्वर्ट भी कर लिया और आनंद फानंद में सुनवाई भी शुरू हो गई। विष्णु शंकर जैन इससे बेहद हाथ थे और उन्होंने कहा कि इस मामले को भी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाएंगे जब 5 तारीख को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। साथ ही साथ कई सारे वकील जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो नोट मिले हैं, उस पूरे मामले में जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है, जो कार्रवाई माननीय न्यायाधीशों ने की है, उससे खुश नहीं है। एक पुरानी कहावत है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल डाउट, यानी सीजर की वाइफ जो है उनको सभी संदेह से दूर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को क्या ऐसा होना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट मर्यादा की बात करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात करता है कि हम संविधान के इकलौते कस्टोडियन है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो कुछ वो कर रहा है उसके बारे में जांच परख न केवल करनी चाहिए, बल्कि संविधान की कसौटी पर, कानून की कसौटी पर यह भी देखना चाहिए कि व्यवहारिक क्या बनता है। फिर मैं इस सवाल को छोड़े जाता हूं, क्या कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह महामहिम राष्ट्रपति को आदेश दे पाए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आजकल मैं विषयों को थोड़ा बदल रहा हूं, जो विषय सबसे ज्यादा टॉपिकल है उनके बारे में बात कर रहा हूं। कल जैसे मैंने वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के का जो ऑब्जर्वेशन से उसके बारे में बताया, आज ये वीडियो कैसा लगा? क्या मेरी बात को आप ठीक ढंग से समझ पाए? आपकी इस मामले में क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों को बढ़ाइए।